नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी नोट्स सीरीज के अंदर आज अपन आपके तीसरे चैप्टर की बातचीत करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपने 12वीं कक्षा के इतिहास विषय की पूरी जानकारी अपन ने पढ़ ली है, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपको पता होगा कि अपने इतिहास के अंदर 3 किताबें हैं कक्षा 12th के अंदर। तो 3 किताबों की पूरी जानकारी यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2 और 3 इनके नोट्स तथा एमसीक्यू की पूरी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल यानी जो आपका लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर अपलोड की हुई है। तो उसके लिए आपको लक्ष्मण धारा के चैनल के अंदर जाना है और प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके और फिर यहाँ आप देखोगे तो एनसीईआरटी क्लास भाग 1, भाग 2 और भाग 3 यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जिस भी बुक्स की आपको नोट्स देखनी है तो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके नोट्स और जो एमसीक्यू प्रश्न है उनकी वीडियोस वहां देख सकते हो। और उसके बाद आपको कक्षा 12वीं के भूगोल यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इसके चैप्टर की भी वीडियो और एमसीक्यू देखनी है तो आप यहाँ पे ये प्ले लिस्ट दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आपको इन नोट्स की अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो सीधा सिंपल प्रोसेस है, गूगल पर आप गूगल क्रोम में लिखिए lakshmandhara.com या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नोट्स की पीडीएफ लिंक मिल जाती है, वैसे सब में दी हुई होती है, या फिर डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर लिख सकते हैं कि lakshmandhara.com लिखोगे तो आपके सामने ऐसे पेज ओपन होगा और यहाँ आपको शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको क्लास और उसके नोट्स और एमसीक्यू डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल इसके अंदर 12वीं कक्षा के कंप्लीट नोट्स डाले हुए हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, यानी आपको खाली नोट्स भी मिलेंगे, खाली एमसीक्यू भी मिलेंगे और नोट्स प्लस एमसीक्यू भी मिलेंगे प्रत्येक किताब के। जैसे मान लो ये जितने भी दिए हुए हैं ये आपके भाग 1 के हैं, जैसे कि इनके ऊपर आपके आराम से लिखा हुआ है, ये जो इसका ऊपरी पेज बना हुआ है इसके ऊपर आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो भाग 2 के नोट्स एमसीक्यू इस तरीके से ये बने हुए हैं। उसके बाद में ये भाग 3 के नोट्स है, ओनली एमसीक्यू है और नोट्स प्लस एमसीक्यू है। और लास्ट में जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स प्लस एमसीक्यू यानी इसके अंदर आपके तीनों बुक्स के नोट्स और एमसीक्यू बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजाइन करके दिए हुए हैं। उसके बावजूद आपकी कोई समस्या आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए अपने चैप्टर की कर लेते हैं शुरुआत। ओके, आवाज वगैरह सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक एक करके आराम से टॉपिक देखेंगे। और आज का अपना जो पार्ट है उसका नाम है जनसंख्या संगठन, ठीक है। बढ़िया अच्छी तरीके से देखेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कुछ इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे तो आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसको भी देख लेना, ठीक है। चलो एक एक टॉपिक बढ़िया अच्छे से देखते हैं। जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या संगठन का मतलब क्या है। जैसे कि पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या का मतलब क्या है भाई, एक निश्चित समय या निश्चित स्थान पर जो लोग निवास करते हैं उसे अपन जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन का क्या मतलब है। देखो, जनसंख्या संगठन का अभिप्राय यानी जो जनसंख्या संगठन है इसका अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषता जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी एक देश के अंदर जितनी भी जनसंख्या रह रही है उसका एक आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु मतलब कितने कितने आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं, यानी बच्चों की संख्या कितनी है, सक्रिय जनसंख्या की संख्या कितनी है और आश्रित जनसंख्या की संख्या कितनी, इस प्रकार से। या फिर लिंग के आधार पर बात करें भाई, स्त्री कितने, पुरुष कितने, बच्चे कितने, बच्चियां कितनी है उसके अकॉर्डिंग। या फिर व्यवसाय के आधार पर यानी कितने लोग कृषि कार्य में संलग्न है, कितने लोग जो है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाओं में सम्मिलित है। इस प्रकार से अपन किसी के इन चीजों को आधार मान करके अगर वर्णन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजातीय, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी ये आपका जो जनसंख्या संगठन है ये विभिन्न चीजों को आधार मान के उनका अध्ययन करता है। जैसे मान लो आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, जनजातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, साक्षरता और व्यवसाय के आधार पर आदि तरीके से ये अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। ये जो जनसंख्या संगठन है इसमें ग्रामीण जनसंख्या का भी अध्ययन किया जाता है, नगरीय जनसंख्या का भी अध्ययन किया जाता है। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये तो सिंपल सी बात थी कि भाई जनसंख्या संगठन होता क्या है, ठीक है।
और इसमें जो आपको नोट्स जो दिए हुए हैं, ये जो आप नोट्स पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल किताब के अंदर से बनाए हुए हैं, वैसे के वैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको उठा करके ये आपके बढ़िया अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे है लिंग संगठन। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी लिंग संगठन का मतलब है लिंग अनुपात, ठीक है ना। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। ओके, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसे भी लिंग अनुपात कहा जाता है। तो सीधी सिंपल बात है कि यानी जो जनसंख्या उसमें पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या कितनी है या कितना अनुपात है उसको अपन कहते हैं लिंग अनुपात। और विश्व में लिंग अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो किस तरीके से, लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। यानी ऊपर तो आ जाएंगे पुरुष, फिर बट्टे में स्त्रियां, और फिर आपके गुणा 1000। ये तो हो गया विश्व के संदर्भ में, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रति 1000 जो स्त्रियां हैं उसके ऊपर पुरुष कितने हैं, यानी कितने पुरुषों की संख्या है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, उल्टा कर दिया जाना है। यानी ऊपर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। देखो दोनों में आपको ध्यान रखना है। विश्व के संदर्भ में देखोगे तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, और भारत के संदर्भ में देखोगे तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। और अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर लिखा मैंने, ऊपर देखो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो भारत के संदर्भ में अपन ज्ञात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है। यानी जो लिंग अनुपात है वो एक देश के अंदर ये सूचना देता है कि वहां पे स्त्रियों की स्थिति क्या है, यानी महत्वपूर्ण सूचना देता है किसकी, स्त्रियों की स्थिति का। अगर किसी देश में लिंग अनुपात कम है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है, या फिर उनको, या फिर महिलाओं के संदर्भ में जो नजरिया है वो सही नहीं है, या उनकी हत्या कर दी जाती हो, या फिर महिलाएं वहां रहना पसंद नहीं करती हो। इस तरीके से अपन कई सारे उदाहरण लगा सकते हैं। आगे देखें, जिन प्रदेश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के मतलब लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों का होता है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, यानी जिन प्रदेशों में लिंग अनुपात अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के, यहां जो आएगा वो होगा आपके प्रतिकूल, यानी स्त्रियों के अनुकूल नहीं है। कैसे होता है, स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। कैसे होता है, स्त्रियों के प्रतिकूल में होता है। यानी जहां भेदभाव होगा तो वहां पे, अब जैसे एक लड़का और एक लड़की है, अगर इन दोनों में भेदभाव करेंगे, भाई लड़की को कम महत्व देंगे और लड़के को ज्यादा महत्व देंगे, तो ऐसी स्थिति में लड़कियों का क्या होगा, जो स्थिति होगी लड़कियों की वो क्या होगी, प्रतिकूल ना होकर के अनुकूल ना होकर के कैसी हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण, अब यहाँ पे क्या होगा, जहां महिला अनुपात कम है तो वहां पे स्त्री भ्रूण हत्या होती होगी, या फिर स्त्री शिशु हत्या होती होगी, या फिर स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होगी। इस वजह से वहां जो है महिलाओं का या जो लिंगानुपात है वो कम है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्थितियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निम्न होना भी हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ ये नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। ये भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हो। यानी यहाँ बहुत एनसीईआरटी, पता है एनसीईआरटी एक ऐसी मतलब ज्ञान की किताब है जो मतलब बहुत चीजें बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत करती है। अब ऊपर इतने ना क्या बताएं कि भाई महिलाओं की स्थिति किन वजह से कम हो सकती है, ठीक है ना। ऊपर क्या जान दिए कि ऐसी जगह, भाई एक देश होता है वहां पे महिलाओं की स्थिति से हमारे को उस देश के बारे में पता चलता है। अगर लिंगानुपात अधिक है तो इसका मतलब है कि वहां महिलाओं का स्तर अच्छा है, और अगर कम है तो वहां महिलाओं का स्तर सही नहीं है। तो इसने वापस बताया है कि भाई साहब जहां कम होगा उसका मतलब ये है कि वहां लिंग भेदभाव होगा, और लिंग भेदभाव होगा तो वहां पे निश्चित रूप से महिलाएं जो है, जो स्त्रियां हैं, वहां पे उनके लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि भाई स्त्री भ्रूण हत्या होती होगी, या स्त्री शिशु हत्या होती होगी, या फिर स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होगी। और ऐसे में देखें तो वहां जो महिलाएं हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जो स्तर की स्थिति है वो भी निम्न हो सकती है। और दूसरा इसने ये कहा है कि आपको ये बात ध्यान रखनी होनी चाहिए कि जनसंख्या में अगर स्त्रियों का कहीं अनुपात अधिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए उस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह अस्थायी प्रवास करके चले गए हो।
तो आप आइडिया ये भी नहीं लगा सकते कि अगर किसी देश के अंदर स्त्रियों का अनुपात ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है। एनसीईआरटी चीजें बहुत शानदार तरीके से आपके सामने पेश करती है। एनसीईआरटी एक इस तरीके से आपको विषय वस्तु देती है कि आप एक किसी बड़े इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब यह है कि अपने आप को सक्षम बनाना। आपको पता है, आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में बहुत मोटी मोटी किताबें मिलेगी आपको जीके की पढ़ने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी एकमात्र ऐसी किताब होती है जो छोटे से पन्नों की होती है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एक नया प्रश्न निकल के आ जाएगा। अब मैं आप यहाँ इनको आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वापस मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ ना, तो वापस मैं मेरे नोट्स देखता हूँ, वापस मैं वो किताब देखता हूँ तो एक और नया क्वेश्चन ऐड हो जाता है। तो हर बार नए प्रश्न ऐड होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो ज्ञान का भंडार है ना वो अनलिमिटेड है। इसलिए एनसीईआरटी अपने को पहले पढ़ के मजबूत रखनी चाहिए, और इसीलिए आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, क्योंकि अपन एनसीईआरटी की बिल्कुल अच्छी तरीके से साथ में मिलकर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां। अब इतनी देर अपन ने ये पूरी चीजें देख ली, अब फैक्ट देखते हैं। यानी जो विश्व की जनसंख्या है उसके ऊपर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, तो 990 है। तो विश्व का लिंगानुपात कितना हो गया, 990। ध्यान रखना, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि विश्व का जो लिंगानुपात है वो कितना है। विश्व का लिंगानुपात है आपके, विश्व लिंगा अनुपात की बात करूं तो कितना है, 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया का दर्ज किया गया। एक राष्ट्र है लेटविया का दर्ज किया गया, और जहां प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1187 स्त्रियां हैं। यानी वर्तमान समय में अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर राष्ट्र की बात करें तो लेटविया है, और उस लेटविया में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, 1187 स्त्रियां। यानी आराम से वहां लोग कुंवारे नहीं रहते। मान लो ये 1000 पुरुष है, इन 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां हैं, 1187। अब कोई सोच रहा होगा अक्सर ऐसे में कोई दो शादी कर ले, वो उनकी मर्जी करे या नहीं करे। तो 1000 पुरुषों के ऊपर वहां पे 1187 महिलाएं हैं। ध्यान रखना, यहां सबसे अधिक है। इसके विपरीत अगर बात करें निम्न लिंगानुपात की, तो संयुक्त अरब अमीरात का है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 468 स्त्रियां ही है। बेटा है बॉन्ड ही बेटा है, तो है सारे कुंवारे बैठे। यानी यहाँ जो है 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां हैं, 468 स्त्रियां। यानी 468 स्त्रियां ही हैं, बाकी वाले सारे कुंवारे। आप माइनस करके देख लेना, लगभग 600 के आसपास है, वो सारे कुंवारे ही बैठे रहते हैं। तो अधिकतम लिंगानुपात की बात करें तो लेटविया का है, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात का है, जहां 468 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर दिखाई नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध के अंदर बात करें तो 159 देश ऐसे हैं जहां लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। यानी जो टोटल देश हैं उन देश में लगभग 193 के आंकड़े देता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 193 में से अगर बात करें तो 139 देश ऐसे हैं जहां, ठीक है ना, 139 देश ऐसे हैं जहां जो है महिलाओं के संबंध में बात करें तो उनका जो है वो एक अनुकूल आंकड़ा है। ठीक है ना, अनुकूल आंकड़ा है। जबकि 72 देश ऐसे हैं उनके लिए जो है वो प्रतिकूल है। यानी ये टोटल 211 की संख्या बताता, 211 राष्ट्रों में से अगर बात करें तो 139 देश ऐसे हैं वहां पे स्त्रियों की जो लिंगानुपात की जो संख्या वो सही है, मतलब स्त्रियों के अनुकूल में। लेकिन 72 देश ऐसे हैं जो स्त्रियों को लेकर के प्रतिकूल स्थिति में है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। ध्यान रखना, सामान्यतः जो एशिया महाद्वीप है इसमें लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे में लिंग अनुपात भी निम्न है। दूसरी ओर बात करें यूरोप, एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में, यूरोप के अनेक देश पुरुषों की कमी है। दूसरी बात करें यूरोप के अंदर एक बहुत बड़े भाग में पुरुषों की कमी है। ठीक है, यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है। तो ध्यान रखना, लिंगा अनुपात में बात करें तो आपका जो एशिया महाद्वीप है वो महिलाओं के लिए निम्न स्थिति वाला है, जिसमें चीन है, भारत है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। जैसे देखो आप देख लेना, चीन और भारत सबसे बढ़िया दुनिया के मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाओं को लेकर की कोई ज्यादा स्थिति सही नहीं है और न ही यहाँ पे अच्छा लिंगानुपात है, इसलिए इनको निम्न श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी तरफ बात करें यूरोप में, तो यूरोप में पुरुषों की संख्या कम है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने कुछ इसमें आंकड़े ऐड किए हैं। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार
बार भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है और केरल में 1084 महिलाएं हैं। यानी बात करें भारत की तो 943 है, और भारत में बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है तो केरल का है, जहां 1084 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। पंडुचेरी भारतीय राज्यों में लिंगानुपात बहुत अच्छा है, यहाँ पे 1038 है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना। और उसके बाद में बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे कम है, 877 महिलाएं हैं। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश है जो आपका दमन और दीव, इसमें भी लिंगानुपात सबसे कम है, और इसमें लिंगानुपात जो है वो 618 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। और राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में लिंगानुपात है प्रति 1000 100 पुरुषों के ऊपर, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना 928 महिलाएं राजस्थान के अंदर, 618 केंद्र शासित प्रदेश आपके दमन और दीव में, 877 सबसे कम है हरियाणा के अंदर। केंद्र शासित में बात करें तो दमन और दीव में सबसे कम है। और विश्व के लिंगानुपात की बात करें तो 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर है। अब आप जिस भी राज्य से देख रहे हो, आपके राज्य का लिंगानुपात कितना, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है, तो ये आंकड़े आप देख लेना। उसके बाद में चलते हैं आगे। आयु संरचना, यानी ये आयु संरचना क्या होता है? आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, हमें विभिन्न आयु वर्गों के अंदर देश में मौजूद लोगों की संख्या जानने में मदद करती है, और इससे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आयु संरचना का मतलब है कि एक देश के अंदर कितने लोग हैं आयु वर्ग के अंदर, यानी 0 से 15 के बीच में कितने, 15 से 59 के बीच में कितने, और 59 से आगे कितने। तो इस तरीके से एक लोगों की संख्या जानने में आयु संरचना जो है वो हमारी मदद करती है। तो इसके 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्ग जो है वो है 0 से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक, यानी 0 से 15 वर्ष तक जो बच्चे या जो भी होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो यह एक आश्रित जनसंख्या है। देखो ये जो बच्चे हैं जो क्या है, आश्रित जनसंख्या है, और इसमें सारे के सारे बच्चे शामिल होते हैं। आश्रित का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप के ऊपर आश्रित होते हैं, यानी उनको भोजन, उनका लालन पालन पोषण करना सारे वो अपने हाथ से तो कर नहीं पाते, तो वो अपने अभिभावक के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये आश्रित जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए कोई योगदान नहीं देती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इस उम्र के अंदर बच्चे विकास के दौर में होते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, इसलिए इन्हें आश्रित कहा जाता है, क्योंकि ये कार्यरत नहीं है। इस वर्ग में जनसंख्या ज्यादा होने पर देश में शिक्षा सुविधाओं के खर्चे में वृद्धि होती है। अगर किसी देश में इस आयु वर्ग में अगर जनसंख्या ज्यादा है तो राष्ट्र को शिक्षा सुविधाओं पर और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे बात करें 15 से 59 का आयु वर्ग। 15 से 59 का जो आयु वर्ग जो होता है उसे बोला जाता है कार्यरत जनसंख्या या फिर कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। और ये किसी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी आयु वर्ग है, यानी 15 से लेकर 59 तक जितने भी युवा वर्ग होंगे, युवा जो लोग होंगे, वो एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग होगा, कार्य करने की फुर्ती होगी। तो उससे क्या है कि राष्ट्र में नए नए विकास के स्तर उत्पन्न होंगे। इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं एवं देश के विकास में सहयोग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 15 से 59 का जो आयु वर्ग है उसे कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। उसके बाद में बात करें 60 वर्ष से अधिक, तो इसमें मुख्य रूप से वृद्ध जनसंख्या शामिल होती है। ऐसी जनसंख्या अधिक होने की वजह से देश में स्वास्थ्य संबंधित और पेंशन संबंधित खर्चा बढ़ जाता है, और इसे भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। तो अपन ने देखा आयु वर्ग के अंदर 2 जो है वो आश्रित जनसंख्या के वर्ग है। पहला 0 से लेकर के 15 तक, दूसरा है 60 से अधिक। और 0 से 15 तक है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा राष्ट्र को। और जो 60 से ऊपर वाला है उसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और पेंशन संबंधित जो खर्चा है वो देश का बढ़ जाएगा। अब आप देख लेना, 60 से जितने भी ऊपर है अपने घर में दादी दादी जो भी है उनको पेंशन देती है सरकार, नहीं देती है। अगर आप मेरे को बात बताओ, अगर 60 से अधिक आयु वर्ग वाले लोग हो जाएंगे तो उसमें जो राष्ट्र होगा उसको पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और ये भी एक प्रकार से आश्रित जनसंख्या हो जाएगी। अब जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे तो माँ बाप की सेवा करना उनके औलाद का फर्ज बनता है, तो वो सक्रिय थोड़ी ना होगी। तो ये भी एक प्रकार से आश्रित जनसंख्या है। आगे बात करें आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। आयु लिंग पिरामिड का मतलब क्या है कि आयु लिंग संरचना का अभिप्राय आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है, और प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का तथा दायां भाग स्त्रियों का होता है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। और इसके निम्न प्रकार है। सबसे पहला जो प्रकार है
वो है विस्तृत होती जनसंख्या। यानी इसका आकार जो होता है वो त्रिभुज आकार होता है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। यानी विस्तृत होती जो जनसंख्या है इसमें जो आकार है वो कैसा होता है, त्रिभुज आकार है। ठीक है, जन्म दर ज्यादा होने की वजह से कम आयु में जनसंख्या ज्यादा होती है और मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से उच्च आयु में जनसंख्या कम होती है। इसके अंदर क्या होता है, जन्म दर ज्यादा होने की वजह से कम आयु में जनसंख्या ज्यादा होती है। तो देखो जन्म दर ज्यादा हो रही है, देखो यहां देखो 0 से 4 वर्ष के अंदर देखें तो यहां कितने लोगों ने जन्म लिया, देखो इतने सारे लोगों ने जन्म लिया। तो ये बात आपको समझ में आई। इसमें क्या होता है, त्रिभुज आकार में यानी बच्चे जन्म ज्यादा लेते हैं, यानी कम आयु में बच्चे जन्म ज्यादा लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आयु में जनसंख्या ज्यादा होती है, कम आयु में जनसंख्या ज्यादा होती है। और मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से उच्च आयु में जनसंख्या कम होती है। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो ज्यादा जन्म ले रहे हैं, फिर धीरे 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 कम होते होते इस तरीके से ये त्रिभुज आकार बन जाता है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जीवन प्रत्याशा कम होती है। यह पिरामिड अल्प विकसित देशों को दर्शाता है, और ऐसा जो पिरामिड होता है अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। वर्तमान समय में अगर बात करें आपके विस्तारित होती जनसंख्या के अंदर, तो जो जिस देश का पिरामिड है उसमें आपका नाइजीरिया है, बांग्लादेश है और मैक्सिको जो है, इनके अंदर जो पिरामिड है वो त्रिभुज आकार है या फिर विस्तृत होती जनसंख्या वाला पिरामिड है। ठीक है, स्थिर जनसंख्या का मतलब है कि यह पिरामिड घंटी आकार का होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर लगभग समान होती है। इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है। जैसे देखो यहाँ देखो इतना ही जन्म दर है, इतना ही मृत्यु दर है, बराबर यूं लगभग समान होता है। ठीक है, और अगर बात करें जीवन प्रत्याशा की बात करें तो इसमें सामान्य होती है। और ऐसी जनसंख्या जो संरचना है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। यानी स्थिर जनसंख्या का पिरामिड या फिर घंटी आकार का पिरामिड कौन से देश का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग है वो समान होता है। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो बिल्कुल सामान्य रहती है। उसके बाद में बात करें हासमान जनसंख्या पिरामिड। हासमान जनसंख्या पिरामिड का क्या मतलब है कि इस पिरामिड का संकीर्ण आधार और शीर्ष शंक्वाकार होता है। संकीर्ण आधार और शीर्ष शंक्वाकार होता है। यहां निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर को दिखाता है। यानी यहां क्या है, निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर को दर्शाता है। और यह पिरामिड शून्य जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। और वर्तमान में ऐसी जनसंख्या की बात करें तो कहां पे है, जापान के अंदर है। ठीक है, तो आपको ये सारे पिरामिड समझ में आ गए होंगे। आगे बात करें नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है। गांव में मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व कम होता है एवं लोग कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं। और इसके विपरीत शहरों की बात करें तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है और लोग मुख्य रूप से उत्पादन एवं सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय संरचना के आधार पर हम एक देश के विकास के स्तर एवं वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ग्रामीण एवं नगरीय संरचना से हम एक देश के अंदर विकास के स्तर और वहां पे जो उपलब्ध सुविधा होना उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि शहर में कैसी सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्र में कैसी सुविधाएं हैं। आगे का टॉपिक है साक्षरता, एजुकेशन। तो एजुकेशन से क्या मतलब, देखो साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ पढ़ लिख कर साक्षर दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दिखाता है। इससे ही सरकार की नीतियां एवं सुविधाओं को समझ सकते हैं। भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सके एवं अंक गणितीय परिकलन कर सके। यानी भारत के अंदर बात करें तो ऐसा बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और जो पढ़ लिख सकता है और अंक गणितीय परिकलन कर सकता है। परिकलन का मतलब क्या है कि उसको गिनती वगैरह आती है या जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता है या आपके जो दैनिक खर्चे हैं उनको आसानी से समझ सकता है। तो ऐसे को कहा जाता है साक्षर। साक्षरता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें समाज में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति को और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हम न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सुधार करते हैं। शिक्षा के माध्यम से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, यानी शिक्षा के माध्यम से हम विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करता है। सामाजिक विकास, यानी शिक्षा से हम समाज में सहयोगी और सदस्यता की भावना को विकसित करते हैं। उसके बाद में है आर्थिक विकास। शिक्षित व्यक्ति को अधिक अवसर मिलते हैं जो उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। आगे बात करें व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना वैसे इसमें शॉर्ट में ही दिया हुआ था चैप्टर में आपके, तो मैंने ज्यादा इसमें ऐड नहीं किया है। आगे वैसे आ जाएगा, अपने व्यावसायिक संरचना की सारी बातें आ जाएगी।
तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल होते हैं। अपने आगे मेरे हिसाब से चैप्टर है अपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं का, तो उसमें इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो डायरेक्ट कृषि से जुड़ा होता है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये हो गए प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है उत्पादन और खनन, तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवाएं, और चतुर्थ क्षेत्र का मतलब होता है अनुसंधान, वैचारिक विकास, सूचना और टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके आती है चतुर्थ क्षेत्र के अंदर। विदेश में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस क्षेत्र में कार्यरत होता है उसके अनुसार हम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश के विकास के निचले स्तर को दर्शाती है। द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता को बताती है। और तृतीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में सेवा का स्तर जो होता है उसको बताती है। और चतुर्थ क्षेत्र के अंदर कार्यरत जो जनसंख्या है वो देश में विकास और विचार की वृद्धि को दर्शाती है। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे चौथे में। उससे पहले अपने तीसरे चैप्टर के करेंगे एमसीक्यू प्रश्न, और एमसीक्यू प्रश्न के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है उसके अंदर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी पीपीटी बोर्ड वाली। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। नीचे कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना जिसके अंदर आपको अगर भूगोल की ये 12वीं की किताब पढ़नी है तो यहाँ पे लिंक दी हुई है। उसके बाद में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और 2 के आपको नोट्स की पीडीएफ देखनी है तो इस लिंक से देख लीजिए। और उसके बाद में अगर इनको आपकी ये जो नोट्स है भाग 1, भाग 2 और भाग 3 डायरेक्ट इनको अगर यूट्यूब पे देखना है तो नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए, डायरेक्ट आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप पूरी उस प्ले लिस्ट पे पहुंच जाओगे और आराम से देखेंगे। तो आगे मिलेंगे अपन एमसीक्यू वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब जरूर करें।